हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पहला क्लास लिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर। ओके, उसमें मैंने क्या पढ़ा बच्चों? फैराडे वर्क ऑन इलेक्ट्रोलिसिस। गजब के थे फैराडे साहब ने यार, गजब, वंडरफुल। मतलब सोच भी नहीं सकते हम कि इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। और अब चार्ज क्यों आता है? चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन की भाई खोज नहीं हुई है और फैराडे साहब ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से, सपोज कर चार्ज की वजह से, जिसको आज इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, चार्ज की वजह से मास कहाँ जमा होता है, कहाँ हटता है, कितना जमा होगा, कितना हटेगा, ये सब बातें वो डिस्कस कर रहे थे। उसके ऊपर उन्होंने थ्योरी दिया और जो सारी थ्योरी दी वो आज भी उतना ही वायबल है और करेक्ट है। नाउ फैराडे साहब ने डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर बहुत पायोनियर वर्क किया है। क्रुक्स साहब ने डिस्चार्ज ट्यूब बनाया जिसकी वजह से एक्सरे है, ताकि हड्डियां उड्डियां टूटती हैं, कुछ भी होता है तो वी कैन फाइंड आउट देयर। सुनो, और बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज में क्रुक्स साहब के डिस्चार्ज ट्यूब का बड़ा ही योगदान है। और हम लोगों ने देखा था बच्चों, कैथोड साहब ने थॉमसन साहब ने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का यूज करके कितनी सुंदरता से, फिजिक्स का कितनी खूबसूरती से यूज करके चार्ज बाई मास की वैल्यू निकाली थी। याद है ना आपको? एक बार जरूर करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास, क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक चार्ज। वंडरफुल है दोस्तों, ये मतलब खूबसूरत है। और जैसा मैंने लास्ट क्लास से कहा था, ये रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है ये। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम वैज्ञानिक लोग कर पाए, उनको आइडिया लगा। ओके, नाउ सी, तो ये जो हमने कंटेंट पढ़ा था, जिसको मैंने अभी बहुत ब्रीफली डिस्कस किया आपसे, इसके ऊपर मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आपको उत्तर करना है टाइम बाउंड तरीके से। आपको पता है ना कि मैं हमेशा एक पैटर्न से पढ़ाता हूँ। पहले मैं पिछले लेक्चर डिस्कस करता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ पिछले लेक्चर के ऊपर, फिर थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर प्रैक्टिस, फिर क्वेश्चन, फिर होमवर्क एंड देन क्विज, देन ओवर। सी, तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो फटाफट फटाफट बच्चों, ये है अरेंज अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को आपको अरेंज करना है। तो ये टाइम आपको मिलता है बच्चों टोटल 1 मिनट का, 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में इसको सभी लोग करना है। टाइम शुरू हुआ अब। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स को चार्ज बाई मास, स्पेसिफिक चार्ज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं बच्चों, अल्फा बीटा गामा। सबसे पहले बात करता हूं गामा की। आज हम इनके विषय में कुछ डिटेल भी पढ़ेंगे बच्चों। तभी मैं बस आपको इतना बताता हूं कि गामा जो होता है न्यूट्रल होता है। कैसा था बच्चों? न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब चार्ज कितना होगा इसके पास? 0। अब चार्ज ही 0 हो गया तो चार्ज बाई मास की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ओके, तो इसके क्यू बाई एम की वैल्यू हो गई 0 बच्चों। सबसे कम गामा का हो गया। अब 0 से कम तो कुछ हो नहीं सकता। नौ, अल्फा की बात करते हैं। अल्फा बच्चों ये जो होता है ना, ये बोलते हैं इसको, इट इज एक्साइटेड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। एक एक शब्द को बहुत ध्यान सुनना है आपको। एक्साइटेड मतलब एनर्जेटिक होगा, न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, ऑफ हीलियम एटम। इसको मैं ऐसे दिखाएंगे, अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, निकल गया तो ऐसा हो गया। मास कितना होता है? 4। प्रोटॉन कितने होते हैं? 2। तो अब इसमें चार्ज कितना हुआ बच्चों? 2e के बराबर। और मास कितना हुआ? 4 AMU के बराबर। यस नो? तो 2e बाई 4 AMU। ओके बच्चों, इसको अगर किया जाए तो आ जाएगा e बाई 2 AMU। ये हमारी कहानी हुई अल्फा की। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बीटा। अभी बीटा को आप इलेक्ट्रॉन समझो। बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन समझो। ओके, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यू कैन से, राइट। ये रेडियो एक्टिव रिएक्शन में निकलते हैं। वो सब क्या होते हैं आपने पहले पढ़ा होगा, मैं आज इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, तब इसके बाद चार्ज कितना हुआ? E के बराबर। मास कितना हुआ? आपको पता है ना मास कितना होता है? AMU बाई 1836। इसका मास प्रोटॉन से 1836 गुना कम होता है। शुरू में लोगों ने 1840 बोला था और पहले लोगों ने इसको 2000 बोला था। थॉमसन साहब ने बोला था कि 2000 गुना कम होता है।
नाउ इट्स मोर एक्यूरेट टू बी 1836। तो ये AMU बाई 1836 बच्चों। सो यू कैन सी, आप देख सकते हो कि बीटा के क्यू बाई एम की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किसका बच्चों? गामा के लिए वैल्यू सबसे कम गामा का हो गया, उसके बाद अल्फा का हो गया और सबसे ज़्यादा बीटा का हो गया। तो बीटा का ज़्यादा क्यों है, थोड़ा इसमें मैं और चर्चा कर लेता हूँ आपसे। देखो भाई, हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं चार्ज बाई मास की वैल्यू, चार्ज बाई मास की वैल्यू। तो बीटा का मास जो है ना बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम। बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन, बहुत कम होता है। तो मास कम होगा तो ये अपने आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यस। नाउ इसके चार्ज इससे ज़्यादा है, लेकिन इसका मास बहुत ज़्यादा है और इसका चार्ज ही 0 है। तो ये एग्जामिनेशन में अगर आता है, आता नहीं है, मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में कई बार पूछा गया है, तो आप फटाक कर लोगे ना? पक्का 4 नंबर इकट्ठा कर लिए आप, वेरी नाइस। चलो भाई, अब आज का हमारा कंटेंट है जो कि बहुत ही शानदार है। आप देख रहे हो टॉपिक का नाम चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। अभी ये टॉपिक क्यों आया? क्योंकि अब हमने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था। किसने किया? थॉमसन साहब ने। क्या निकाला? चार्ज बाई मास की वैल्यू। क्या निकाला? चार्ज बाई मास की वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक चार्ज। अगर हमको चार्ज निकल जाए, चार्ज बाई मास में चार्ज निकल जाए तो मास निकल जाएगा। दैट्स वेरी नाइस। तो ये काम किसने किया बच्चों? ये 2 महान वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं। एक साहब का नाम है रॉबर्ट ए मिलिकन साहब हैं, और एक हैं हार्वे फ्लेचर। ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये प्रोफेसर थे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अमेरिका में है बच्चों, वहाँ पे ये प्रोफेसर थे रॉबर्ट ए मिलिकन साहब। इनको 1923 में ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकालने के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फिजिक्स का वर्क है। हार्वे फ्लेचर साहब इनके स्टूडेंट थे। ये एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था, उसका नाम बच्चों ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसकी चर्चा मैं आपसे करने वाला है। क्या नाम इसका? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया था मिलिकन साहब ने। एक ऐसे डॉक्टर की बात सोचो आप, आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। ये एक ऐसा टीचर जो बहुत, पता है कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना, हर छोटी चीज़ को बहुत मुश्किल से पढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कठिन है। कई बच्चे तो इस वजह से साइंस नहीं लेते हैं कि बहुत कठिन है, उस स्कूल में ऐसा हो जाता है। बट रियली बहुत आसान है। जब अच्छे टीचर होते हैं ना, तो वो बड़े से बड़े चीज़ को इतना आसानी से पढ़ाते हैं, इतना आसानी से पढ़ाते हैं कि बच्चों को लगता है कि अरे यार ये तो बहुत आसान है, ये कठिन क्या चीज़ था इसमें। तो कई बार वो टीचर भी शक करते हैं कि सर यार इतना आसान पढ़ा रहा है, कहीं कुछ और तो नहीं पढ़ा रहा है ये। नहीं, वो उस टीचर की काबिलियत है। ऐसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं, बड़े से बड़े रोग का आसान इलाज कर देते हैं। सिंपल दवा खिलाएंगे, ठीक कर देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे ट्रक लेके आए हो क्या, 1 ट्रक दवाई दे देंगे। बताना क्या चाहता हूँ, ये मिलिकन साहब ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतने आसान तरीके से निकाला कि कई वैज्ञानिकों को भरोसा ही नहीं हो रहा था। लोग कहें अरे ये नहीं हो सकता, ना ये नहीं हो सकता। बाद में जब कई और लोगों ने वर्कआउट किया किसी और तरीक़ों से, तो मालूम चला यार मिलिकन ने गजब काम किया था ये तो इन लोगों को इसलिए कई बार इनके वर्क पे लोगों ने सवाल खड़ा किया, बहुत सारे क्वेश्चंस किए लोगों ने कहा नहीं गलत है ना। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन्होंने गलतियाँ की थी और 2 गलतियाँ मिलकर कैंसिल हो गई, इसलिए इनका उत्तर इत्तफाकन सही आ गया। बाय द वे, बाद में लोगों को मालूम चला कि गलत था, और ऐसे साइंस में कई बार हुआ। तो 1923 में इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये एक बहुत ही साधारण एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें बच्चों, जिसके डिस्कशन करेंगे। अब हार्वे फ्लेचर साहब का क्या योगदान है, मैं आपको, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इनको नहीं, ये इनके स्टूडेंट थे। 1909 की बात है। अब ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनको एक्सपेरिमेंट करने में कुछ सेटअप बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ चीज़ें उसमें प्लानिंग करना था। अच्छा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट लिया था इन्होंने, कैसे कैसे चीज़ों को अरेंज करना था। ये सेटअप बनाए थे प्रॉपर तरीके से, इनके अंडर पीएचडी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उनको दबाव बनाया कि आप अपना नाम कहीं नहीं देंगे, नहीं तो मैं आपको पीएचडी की डिग्री नहीं दूंगा। और ये अपना नाम कहीं नहीं दिए, सब हर जगह रॉबर्ट ए मिलिकन छा गए। ये गलत काम था, इन्होंने अपना बलिदान किया बेचारे ने। इनको 1913 में पीएचडी मिली फिजिक्स की। इनके मरने के बाद इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ा गया तो मालूम चला कि ये पूरी घटना हुई थी। अब इनको भी लोग बड़े सम्मान से देखते हैं। ओके नाउ, तो ये एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है बच्चों, जो 1909 में किया गया, और ये बहुत ही साधारण सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। चलिए हम लोग करके देखते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता लगाया गया।
आपको ये तो पता है ना कि दुनिया में जो भी चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मतलब इलेक्ट्रॉन, अभी इस बात का क्या मतलब है, मैंने जो बोला इस बात का क्या मतलब है? जैसे मैं कहूँ कि चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो मतलब अगर कोई एटम है, बहुत गौर समझना, कोई एटम है ए बच्चों, अगर इसमें से हमने n इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये हो जाएगा a प्लस n और ये n इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ चार्ज कितना आया? प्लस n इलेक्ट्रॉन के बराबर। ओके, नाउ बहुत गौर समझना है आप। क्या यहाँ पर कभी चार्ज जो है 1.2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? इज दैट पॉसिबल? क्या चार्ज कभी 1.2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? क्यों? 1.2 क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन और प्लस 0.2 इलेक्ट्रॉन। अब 0.2 इलेक्ट्रॉन तो संभव होता नहीं है। तो मेरी इस बात का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन किसी के पास जो भी होगा, चार्ज किसी के पास भी होगा तो प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। बात समझ गए आप? मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही चार्ज एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि चार्ज होने का वजह सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन आ गया उसके ऊपर, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निकल गया। जितना निकलेगा उतना पॉजिटिव होगा, जितना आएगा उतना निगेटिव। कहें सर ये तो बड़ा आसान बात है, इतना क्यों बता रहे हैं आप? इसी बात को आधार बना करके, इसी बात को बेस बना करके इन लोगों ने पूरा एक्सपेरिमेंट कर डाला और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल डाला। कहते हैं दुनिया में जो भी चार्ज किसी के ऊपर होगा, पहले मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ना, आइडिया क्या था, तो इसके ऊपर आइडिया क्या था बच्चों? कोई पूछे आपसे कि मिल्कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का आइडिया क्या था, क्या बोलोगे? आइडिया ये था कि किसी के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और यू कैन से, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो बच्चों, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। ये सब लोग नोट कर लेंगे, ये आइडिया था भाई, इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, जो मैंने मैथमेटिकली लिखा था ना बच्चों अभी। अब ये बात आप समझ गए तो इतना, ये फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, जिंदगी भर के लिए आपको सबसे बड़ी बात है, बहुत मजा आने वाला है। अरे मतलब ये किसी के ऊपर जो चार्ज होगा वो प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? n बिलोंग्स टू इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7। मतलब n की वैल्यू, n कैनॉट बी इक्वल टू, n की वैल्यू कभी भी मतलब 4.3 नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। 0.3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाओगे? ये आइडिया था मिल्कियन साहब का। तो इन्होंने क्या किया बच्चों? ऑयल ड्रॉपलेट्स लिए। क्या लिए? ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब वो क्यों लिए हम बात करने वाले हैं आपसे। ऑयल ड्रॉपलेट्स लिए और इन ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर दिमाग लगा करके कुछ थोड़ा बहुत अपना आइडिया जनरेट करके इसके ऊपर चार्ज डेवलप किया पहले तो, और इन पे अलग अलग चार्ज, कहीं पे Q1 चार्ज, कहीं पर Q2 चार्ज, कहीं पे Q1, कहीं Q2, कहीं Q3, कहीं Q4। तो इन्होंने बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स लिए और सब पे चार्ज डेवलप किया, एक्सरे डाल के एनालाइज किया उसको। कैसे किया ऐसा हम देखेंगे, वो सब बहुत बड़ा वर्क है, अब वो हम देखेंगे। तो चार्ज डेवलप किया, अब ऑयल ड्रॉपलेट से चार्ज कैलकुलेट किया, कुछ फिजिक्स ला करके सब पे चार्ज कैलकुलेट किया। वो चार्ज मान लो आया Q1, Q2, Q3 एंड Qn। मैं बता चलूँगी बहुत सारे थे पार्टिकल Qn। अब इन सभी के ऊपर चार्ज होगा बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। जैसे कल्पना करो, किसी के पास मान लो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, किसी के पास 13 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, किसी के पास 27 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, किसी के पास 113 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। अगर इन सभी का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लें, अभी कितने चार्ज लिए इन्होंने? बहुत ज़्यादा, हजारों ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर। कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया? बहुत बार किया। 1-2 बार एक्सपेरिमेंट करके हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट हो जाता है। जैसे मान लो मैं भारत देश में 10 लोगों से पूछूं, 10 लोगों से कि आपका अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और 10 लोग जो बोले उसको मैं सही मान लूँ, गलत बात है यार। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, अब 10 लोग, तो आप जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे उतना सही होने की संभावना ज़्यादा होगी। क्लियर? तो इन्होंने खूब सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज निकाला और ये कई बार एक्सपेरिमेंट किया, और इसका क्या लिया बच्चों इन्होंने? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जरा मुझे बताओ आप कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है,
4 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा बताओ? इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ई के बराबर आएगा। जो ई आया उसकी वैल्यू निकाली है इन्होंने, और वही क्या था? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। आसान है ना, खूबसूरत है ना? आप सोच रहे हो कि अरे यार तो हम भी कर सकते थे, हमको भी नोबेल पुरस्कार मिल सकता था। आइडियाज जनरेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात क्या थी बच्चों, सब लोग समझ लो कि किसी के ऊपर दुनिया में चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, इंटीजर मल्टीपल में होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होगा। अब ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर मिल्कन साहब ने बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज डेवलप किया, उसको आयोनाइज करके, उसको चार्ज आवेशित करके, चार्ज डाल के। अब उन सभी चार्ज को कैलकुलेट किया कुछ फिजिक्स का यूज करके, वो हम देखेंगे। और उन सभी चार्ज के लिए बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया, उसकी वैल्यू डेफिनेटली कितनी आएगी? ई के बराबर। ओके, अब कोई सोच रहा होगा कि सर अगर 2e किसी पे चार्ज हो, किसी पे 10e हो, तो इसका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2e आएगा। बेटा देखो ऐसा है कि मैंने कहा ना कि 1-2 ऑयल ड्रॉपलेट्स नहीं लिए, हजारों लिए, तो हजारों में लोगे तो सबसे मिनिमम वाला आ जाता है। ओके, बात समझ में आपको? तो यहाँ से इन्होंने जो वैल्यू निकाला, अब सबसे शानदार बात समझो आप, इन्होंने जो वर्कआउट किया था और जो वैल्यू निकाला था, और जो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू का यूज करते हैं, ये काम कब किया था इन्होंने? 1909 में। जानते हो उसमें कितना? ओनली 0.6% का डिफरेंस है। बाप रे बाप, इतना एक्यूरेट काम किया था। अगर आप सरप्राइज नहीं कर पा रहे हो इसको, तो समझ लेना आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। मैंने बाप रे बाप इसलिए बोला कि आई एम जस्ट सरप्राइजिंग। 1909 में उस बंदे ने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ बहुत ही सिंपल चीज़ों का यूज करके 0.6% एरर सिर्फ किया इलेक्ट्रॉन चार्ज निकालने में। फंडामेंटल पता है ना आपको कि इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। ओके बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं ये इनका काम ये कैसे कर रहे थे। लेट्स सी इट बच्चों। पहला काम ये देखो, एक सेटअप है, कैसे बनाया गया मैं डिटेलिंग करूंगा आपको धीरे करके। ये बच्चों एक एटमाइज़र है। क्या है ये? एटमाइज़र। एटमाइज़र क्या होता है? अब थोड़ा सा डाल्टन साहब के को सम्मान दो भाई। डाल्टन साहब कहते हैं एटम से छोटा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो एटमाइज़र नाम रखा है ऐसी चीज़ का जिसको ऐसे इसको पुश करेंगे, है ना, तो इसमें से एटम के शेप का, मतलब एटम एग्जैक्टली नहीं यार, बहुत छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। ओके, ऐसे इसको पुश करें, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ऑयल। क्या भरा है इसमें बच्चों? ऑयल। तो उस ऐसे इसको ऐसे हम करेंगे, पुश करेंगे इसको, तो इसमें से ऑयल, आपने खेल देखा हो छोटे बच्चों वाला, वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताना है कहता हूँ साइंटिफिकली कि एक पर्टिकुलर ड्रॉपलेट जानते हो ना, बच्चों को पोलियो की बूंद पिलाई जाती है, या कोई दवा, या कोई आँख में कान में दवा डालते हैं हम लोग, तो जो ड्रॉपलेट होता है ना, डॉक्टर बोलते हैं इसे 2 बूंद दवा डालना, या बच्चों की खांसी की दवा आती है, कहते हैं 20 बूंद पिलाओ या 10 बूंद पिलाओ। ये बूंद मतलब बूंद फिक्स है क्या? यस, बिल्कुल फिक्स है। एक पर्टिकुलर ड्रॉपलेट के लिए एक बूंद में कितना वॉल्यूम होता है ये फिक्स होता है बच्चों। वो कैसे निकालोगे आप? देखो, मान लो हमने कोई एक छोटा कंटेनर लिया, ओके, और इसमें कैलिब्रेशन हुआ पड़ा है, इसमें कैलिब्रेशन हुआ पड़ा है कि 10 ml है, 20 ml है। ठीक है, मान लो 10 ml हो गया। ओके, मैं बूंद बूंद मिलाया जा रहा हूँ। मान लो 50 बूंद गिराने पर 10 ml हुआ, तुम क्या बोलेंगे बच्चों कि 50 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 10 ml। यहाँ से 1 ड्रॉप का वॉल्यूम आ जाएगा। मैं पहली बात आपको ये बताना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर ड्रॉपलेट में जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं से जो बूंदें निकलेंगी यहाँ से जो बूंद निकल रही हैं, इन सबों का वॉल्यूम फिक्स होगा। और ये होते कैसे बच्चों? स्फेरिकल होते हैं, तो इनका रेडियस भी फिक्स होगा। या जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं, ऑल ड्रॉपलेट्स, और ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, ऑल ड्रॉपलेट्स हैव सेम रेडियस, या यू कैन से ऑफ इक्वल साइज, उनका साइज सेम होगा क्योंकि सभी सेम ड्रॉप उससे निकल रहे हैं, एटमाइजर से निकल रहे हैं। ये बात समझ आ गई आपको? चलो, बहुत अच्छे। अब क्या हुआ बच्चों, मैंने आपको बताया अभी कि ड्रॉपलेट का वॉल्यूम फिक्स होता है और इसमें जो निकल रहे हैं सबका वॉल्यूम फिक्स होगा, उनका रेडियस फिक्स होगा। अब क्या किया हमने? सबसे पहले इसका रेडियस निकाल लिया। क्या निकाल लिया? इसका मैंने रेडियस निकाल लिया, ड्रॉपलेट्स का रेडियस। कैसे निकाला वो बताने वाला हूँ आपको मैं, ठीक है। और फिर हम इसको इसके अंदर से पास किए। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ माइक्रोस्कोप लगा हुआ है ना, जिससे हम लोग जो हर ड्रॉपलेट को देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ माइक्रोस्कोप लगा है, इसमें हम लोगों ने एक्सरे पास किया बच्चों, बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिया, वोल्टेज
ये प्लेट है, ये मेटल प्लेट्स हैं, 2 मेटल प्लेट्स हैं जो ऐसे पैरेलल रखे हुए हैं। तो मेटल प्लेट्स जब पैरेलल रखे होते हैं ना तो कैपेसिटर बन जाते हैं। कैपेसिटर देखा होगा आपने, रेडियो में लगा होता है ना। तो ये 2 मेटल प्लेट्स हैं, ये और ये क्या है, ये मेटल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स। और ये कैसे बिहेव करेंगे, बिहेव्स लाइक कैपेसिटर। 2 पैरेलल प्लेट तो बच्चों कैपेसिटर ही होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ लगा दिया, और पोटेंशियल और आपको मालूम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा लगा, कैसे, बैटरी से कनेक्ट करके। तो पोटेंशियल बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या जिनके बीच में लगा दो, डिस्टेंस क्या बच्चों, डी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बाई डिस्टेंस, डी। ओके, तो अब क्या हुआ, ये इसको हम लोग, अच्छा अगला क्या किया हमने, इससे एक्सरे इसके ऊपर मारा। एक्सरे क्या करता है बच्चों, एनर्जी पार्टिकल्स हैं, गए और इस ऑल डबल कोलाइड किया, धार कोलाइड करा तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन किसी और के ऊपर जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। कुल मिला के इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को चार्ज किया, आवेशित किया, उसके चार्ज डेवलप किया। ओके, और फिर हम इसकी वेलोसिटी के, इसके मोशन को इस माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो किस वेलोसिटी से गिर रहा है। इसके ऊपर खूब सवाल आईआईटी और मेडिकल दोनों में पूछे जाते रहे हैं, और ये एनसीईआरटी में भी बड़े डिटेल से अलग से ब्लू में दिया हुआ है। तो बड़े गौर से आप लोग समझिएगा, एक बार समझ जाओगे मजा आ जाएगा। तो पहले क्या हुआ, एटमाइजर से हमने ऑयल निकाला। ऑयल बच्चों उनका रेडियस क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि सेम ओरिफिस से निकल रहे हैं। यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या किए हुए हैं, यहाँ पर हमने एक छेद किया हुआ है, प्लेट है, 2 प्लेट ऐसे रखे हुए हैं, प्लेट के बीच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए हैं। उसका हमको डिस्टेंस बच्चों ये पता है, डी है डिस्टेंस, ये हमको पता है। और पोटेंशियल बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अभी चूंकि मेटल प्लेट ऐसे हैं तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना कॉन्स्टेंट हो जाएगा, डिस्टेंस बहुत कम है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ काम कर रहा है। और हम लोग ये ऑयल ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर दिए। कैसे चार्ज किए, इसके ऊपर एक्सरे से हमारा धक्का, ढूंढ एक्सरे इसको कोलाइड किया। एक्सरे एनर्जी पार्टिकल्स हैं, कोलाइड के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो चार्ज हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर गया वहाँ निगेटिव हुआ, और जिसके ऊपर से गया वो पॉजिटिव हो गया। अब इसके मोशन को ऑब्जर्व करके इसके ऊपर चार्ज हम लोग निकाल लिए। बाकी कहानी आपको पता है ना, जो अब कैसे कैसे करेंगे बताने वाला हूँ आपको कि Q1, Q2, Q3, Qn कई चार्ज निकाला, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया, और ये काम ने कई बार किया, और उसकी वैल्यू क्या बोला हमने, E, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो उसी चीज़ को थोड़ा मैंने अलग तरीके से दिखाया है। ये देखो हमारा एटमाइज़र है, ये हमारा बच्चों एटमाइज़र है, इससे हम लोग वही और ड्रॉपलेट्स गिरा रहे हैं। और ये देखो एक्सरे है, आयनाइजिंग रेडिएशन लिखा हुआ है, एक्सरे माना हमने, ये देखो ऐसे गया है, ऐसे गया है ये, और ऑयल ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर दिया है। यहाँ हमारा टेलीस्कोप लगा हुआ है जिससे हम लोग ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब 1 बाय 1 इनको हम डिटेल करते हैं, उसके धीरे धीरे। पहला काम क्या बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस निकालना। हम लोग सबसे पहले रेडियस निकालने जा रहे हैं, और जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है उसका अगर रेडियस नहीं निकला तो काम नहीं कर सकते हम। और तुम इस खूबसूरती को एंजॉय करो कि यार ऑयल ड्रॉपलेट्स बहुत छोटा है, उसको मेजर नहीं कर सकते, वो तो उड़ रहा है, उसका रेडियस कैसे निकालेंगे चलो, तो सबसे पहले बताएं कि ऑयल ड्रॉपलेट्स क्यों लिया बच्चों, वाई ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये पानी क्यों नहीं ले लिया। इसका क्वेश्चन का आंसर ये है बच्चों कि जिस प्रेशर पे अपने काम करते हैं, और यू कैन से जिस रिएक्शन कंडीशन पे अपने काम करते हैं, जो पोटेंशियल अपने यूज करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिएक्शन कंडीशन। जो रिएक्शन कंडीशन है बच्चों, उस रिएक्शन कंडीशन पे वाटर विल वेपराइजेज, वाटर क्या होगा बच्चों, वेपराइज कर जाएगा, तो हमारा पूरा मतलब ही फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए हमने वाटर ना यूज करके ऑयल ड्रॉपलेट्स यूज़ किया। ऑयल ड्रॉपलेट्स के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है वो जल्दी वेपराइज नहीं करते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो पानी की तुलना में ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने ऑयल यूज़ किया। और ऐसा ऑयल यूज़ किया कि जो कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज को बियर अप कर सके। क्लियर, ये पहली बात हुई कि वाई वी यूज ऑयल ड्रॉपलेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चों, बॉयंट फोर्स क्या होता है, उत्प्लावन बल, सुना तो होगा आपने यार, उत्प्लावन बल। अभी देखो ये मैडम डूब रही हैं पानी में ना, जब डूबते हैं या पानी में जाते हैं हम लोग तो क्या होता है, पानी हमको डूबने से रोकता है, कहता मत डूबो, पानी में डूबते हैं पानी लेकिन रोकता है। पता कैसे रोकता है,
जब हम उसके अंदर घुसते हैं तो जितना पानी को हम डिस्प्लेस करते हैं, मतलब हमारा जो वॉल्यूम है, तो वो उतना पानी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। जितना पानी को हम डिस्प्लेस करते हैं तो पानी अपने औकात के बराबर, पानी अपने मास के बराबर, ये उत्प्लावन बॉयंट फोर्स है बच्चों, जो आप फिजिक्स से पढ़ने वाले हो 11th क्लास में। तो जितना पानी को, ये मैडम डूब रही हैं, तो जितना वॉल्यूम इन्होंने कवर अप किया होगा उतना वॉल्यूम का पानी इनके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, मतलब हम क्या समझे कि buoyant force is equal to volume of water displaced, या जो बॉडी है उसका वॉल्यूम, अभी कौन मैडम डूब रही हैं तो मैम का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी, ये क्या हुआ मास, और इनटू जी, मतलब अपने वेट के बराबर वो ऊपर फोर्स लगाएगा कौन, पानी। अब जिस लिक्विड में हो, यही हवा में होंगे तो हवा का भी तो डेंसिटी होता है, तो यहाँ डेंसिटी किसका हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एयर। और किसी ऑयल में होगा तो डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो आपको बॉयंट फोर्स समझ में आया बच्चों। चलिए, तो पानी हमको डुबाता नहीं है, पानी हमको बचाने की पूरी कोशिश करता है। अब हमारी डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या कर सकते हैं हम, पानी क्या कर सकता है बेचारा, तो पानी जल ही जीवन है यार, वो कैसे मारेगा हमको। तो करता क्या है, जब कोई डूबता है तो जितना पानी, जितना वॉल्यूम उस बॉडी का है, अगर वो उतना ही पानी डिस्प्लेस किया हुआ हो तो वो पानी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। राइट बच्चों, ये हो गया। अगर ये मान लो मैं ऑयल ड्रॉपलेट्स की यहाँ बात करता हूँ बच्चों, मान लो इस ऑयल ड्रॉपलेट्स का रेडियस है r, मान लो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। हमको इसका मास निकालना है बच्चों, तो मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट ये हो जाएगा 4/3 पाई। मैंने क्या बोला, ऑयल ड्रॉपलेट्स का मास नहीं चाहिए। अभी ऑयल ड्रॉपलेट बच्चों एयर में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, एयर में, तो एयर का जो डेंसिटी होगा वो ना ऊपर फोर्स लगा रहा होगा बच्चों, है कि नहीं। जैसे यहाँ पानी फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ डेंसिटी किसका यूज किया हमने, वाटर का, तो यहाँ डेंसिटी हम लोग यूज करेंगे बच्चों एयर का, इनटू जी, ये क्या हो गया m इंटू जी, या ये क्या हो गया बच्चों बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स कहाँ लगता है, जो जिसमें हम डूबते हैं तो जितना वॉल्यूम हम डिस्प्लेस करते हैं वो उतना ही अपने वॉल्यूम और डेंसिटी और जी के बराबर ऊपर फोर्स लगाता है। कौन, जिसमें डूबते हैं उसी का हम डेंसिटी यूज करते हैं। या पानी में डूब रहे हैं, पानी की डेंसिटी यूज करेंगे। तो ये आपको बॉयंट फोर्स समझ में आ गया पक्का, इन सभी का यूज करने वाले हम लोग। तो मुझे बॉयंट फोर्स क्या बोलोगे, वॉल्यूम इनटू डी ऑफ वाटर इन दिस केस, अदरवाइज तो अब वॉल्यूम रेडियस में ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्फेरिकल इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग रेडियस निकालने वाले हैं इन सब चीज़ों का यूज करके। नाउ ड्रैग फोर्स क्या है बच्चों, कोई चीज़ अगर बच्चों कोई भी चीज़ नीचे आता है ना, ऐसे डूम वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, जैसे आप जो है बाइक पर चल रहे हो, बैठे हो और बाइक स्लो स्पीड में चल रही है, तो लगता है कि हवा कोई फोर्स लगता है क्या, नहीं ना, लग रहा है हवा कहाँ फोर्स लगता है। लेकिन बाइक की स्पीड बढ़ जाए 100 ना, चलाना मत वैसे, तो आपके आंखों कान में बहुत तेज़ फोर्स लगता है, मतलब बहुत तेज़ जर्क लगता है। तो कौन लगा रहा है, हवा लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं ड्रैग फोर्स। तो जिस दिशा में हम चलते हैं उसके उल्टा लगता है वो। तो क्या बोला कि x अपोजिट टू वेलोसिटी, x अपोजिट टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। और इसके लिए स्टोक्स साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, उसको बोलते हैं स्टोक्स फोर्स। स्टोक्स साहब बताया कितना लगता है वो, बात मेरी समझ गए। अच्छा ये बताओ, बाइक धीमे चल रही थी, क्या नहीं लग रहा था, क्या लग रहा था, पता नहीं चल रहा था। या कई बार ट्रेन बहुत सोचो, अगर हवाई जहाज़ में अगर बाहर निकालने का सिर्फ मौका मिल जाए तो इतना ज़्यादा लगता है कि आदमी बाहर ही निकल जाए, हालांकि वहाँ मौका नहीं मिलता है, बंद रहता है ना। सो मतलब इतना ज़्यादा स्पीड में होता है, तो वो समझ आया ड्रैग फोर्स कितना तगड़ा होता है। बात मेरी समझ गए आप। तो मैं अब क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, कि हम जो चलते हैं उसके उल्टा लगता है, हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लगेगा, रेडियस ज़्यादा होगा ज़्यादा लगेगा। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स। और इसको स्टोक्स फार्मूला, STOKES, स्टोक फार्मूला बच्चों कहते हैं 6 पाई नीटा। नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यू कैन फील लाइक द फ्रिक्शन, वो हवा कितना फ्रिक्शन लगा रहा है आपके इस पर, या जिस भी लिक्विड से होकर जा रहे हो। पानी में ही मान लो दौड़ना है, तो जितनी तेज दौड़ेंगे उतना तब जिसमें दौड़ रहे हैं वो कितना फ्रिक्शन लगा रहा है आपके ऊपर। इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
ऑफ विस्कोसिटी। डिटेलिंग इसके विषय में बच्चों फिजिक्स में किया जाएगा, हम लोग अभी यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जेई में, IIT एडवांस में, नीट में पूछा जाता है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इतना डिटेल में नहीं दिया है बट यू शुड नो इट। 6 पाई नीटा वी वेलोसिटी एंड रेडियस। तो आप समझ गए होंगे कि जो ड्रैग फोर्स है बच्चों, ड्रैग फोर्स जो पीछे लगता है, कोई ऐसे वेलोसिटी है तो इसके उल्टा ऐसे लगेगा ड्रैग फोर्स, ऐसे लगेगा, ऐसे जंग झोरने वाला ड्रूम जैसे, है ना। ड्रैग फोर्स जो लगेगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का। अपनी बाइक की स्पीड से देख लो, बाइक की स्पीड ज़्यादा होगा, ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा उसमें उतना ज़्यादा वो लगाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, इंटरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना लगेगा। तो इसे 6 पाई नीटा वी आर। समझ गए बच्चों? तो ये हमारा हुआ ड्रैग फोर्स। क्या यूज है इसका हम लोग अभी देखने वाले हैं। ओके, नाउ मैंने आपको भी 2 चीज़ सिखाया, बॉयंट फोर्स और ड्रैग फोर्स। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे बच्चों कोई चीज़ है, अगर वो चीज़ ऊपर से गिर रही है ना, गिर रही है तो उसकी शुरू में वेलोसिटी बढ़ रही है, शुरू में वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि नीचे फोर्स लग रहा है mg। जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है ऊपर ड्रैग फोर्स बढ़ जा रहा है। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर का, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरने लगेगी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फिर ध्यान समझो। कोई चीज़ ऊपर से बहुत तेज गिर रहा है, डूम, फिर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मैक्सिमम वो कांस्टेंट हो गई। शुरू में उसकी मतलब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है ना, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी। यहाँ वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही थी, बट यहाँ के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब वेलोसिटी नहीं चेंज कर रही है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो अटेंड करता है उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल मतलब होता है आखिरी टाइप का, टर्मिनल, यू नो। तो आखिरी वेलोसिटी जो मैक्सिमम, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या था बच्चों? द कांस्टेंट स्पीड दैट अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली रीचेज व्हेन नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी 0। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगा? जब उस पर कुल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। तो कोई ऑयल की ड्रॉपलेट अगर गिर रहा है और शुरू में उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसके ऊपर फोर्स बढ़ जाएगा। कौन फोर्स? ड्रैग फोर्स। क्यों? ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहाँ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वो नीचे गिर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ड्रैग फोर्स बढ़ रहा है, और mg तो कांस्टेंट है, हैं? तो एक टाइम आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब नेट फोर्स क्या हो गया बच्चों? 0। उस वेलोसिटी क्या बोलते हैं हम लोग? दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों? ओके, इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ पॉइंट पे आते हैं हम लोग कैसे काम करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस। चल भाई, अब इसको निकालते हैं हम लोग। रेडी हो गए आप लोग? मैंने जो चीज़ सिखाई समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब उसका यूज करने का टाइम आ गया है। चल बच्चों देखो, अब ये उन्होंने देखा, उन लोगों ने देखा, ये कहाँ गया हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप यार? ये देखो, ये हमारा सेटअप देख रहे हैं। इसको मैं ओके, बहुत गौर से देख रहे हैं आप। इसको लोग देख रहे थे। क्या देख रहे हैं कि यहाँ नहीं देख रहे हैं, नीचे वो कुछ बूंदे नीचे आ रही हैं, ऑयल के ड्रॉपलेट्स। ओके, इसको बड़ी यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आंख लगाए हुआ टकटकी लगा के। जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो ये उस वेलोसिटी को मेजर कर लिया। अब वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे? हाथ में स्टॉप क्लॉक लिए हैं, और यहाँ पे उनके जो देख रहे हैं ना, तो उस पर कैलिब्रेशन हुआ रहता है, कितना डिस्टेंस चला हो, राइट। तो जैसे मान लो कुछ दूरी चला, और वेलोसिटी उन्होंने क्या मेजर कर लिया बच्चों? वो जो गिर रहा है डिस्टेंस, ये मेजर कर लिया, और क्या मेजर कर लिया? टाइम मेजर कर लिया। ये सब चीज़ें वो मेजर कर ले रहे हैं। ये सब बातें बच्चों को पता ही नहीं चलती हैं। इतना आसान है कि बच्चों को मालूम चल जाएगा, अच्छा ऐसे काम किया था, तो उसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। अगले जन्म में पैदा होगा तो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलते हुए पैदा हुआ हो। लेकिन लोग पता है ये सब डिस्कस नहीं करते हैं यार। यहाँ पे कैलिब्रेशन हुआ है और वो स्टॉप वॉच लिया हुआ है, जैसे वो गिर रहा है तो उसके वेलोसिटी और टाइम स्टॉप दबा दिया। अच्छा इतना कब? बार बार दबा रहा है, नोटिस कर रहा है। जब देखा कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो यहाँ से क्या हुआ? वेलोसिटी निकल गया। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। और ये कौन सी वेलोसिटी होगी? इट विल बी टर्मिनल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारा निकल गया। क्लियर बच्चों? ये कैसे निकला है? एक्सपेरिमेंटल। कौन सी वेलोसिटी है? टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब वो कांस्टेंट है। जब तक चेंज कर रहा था उसकी वैल्यू नेगलेक्ट मार रहे थे।
लेकिन नीचे गिरते गिरते कांस्टेंट हो ही जाएगा, राइट। अब तुम सोच रहे हो कि इतनी दूरी में कैसे करेंगे, अरे यार तो वो ऑयल ड्रॉपलेट्स है, उसके लिए वो दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बात समझ गए आप। चलिए अब भाई हमारी वेलोसिटी जो है निकल गई, अब यहाँ आ जाओ। अब इसका वेलोसिटी हमको ये पता है, वेलोसिटी पता है मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, फटाफट बोलो, 0। नेट फोर्स 0 क्यों है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहा है, एक ऊपर ड्रैग फोर्स स्टोक्स फार्मूला से, बॉयंट फोर्स, और नीचे mg। चल भाई अगर इसका रेडियस कितना मान लिया जाए r, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, फिर से बोलो सभी लोग, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। उसका मास कितना होगा बच्चों, इसका मास हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसका भाई, ऑयल का डेंसिटी, ओके। नाउ m निकल गया तो mg भी निकल जाएगा। अब देखो बॉयंट फोर्स का वैल्यू लिखो बच्चों, बॉयंट फोर्स कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ इसका जितना है 4/3 पाई r क्यूब, जिसको हटाया है, किसको हटाया है, एयर को, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू g, ये हो गया बॉयंट फोर्स। अच्छा भैया ड्रैग फोर्स कितना होगा, स्टोक्स फार्मूला बच्चों याद करो, स्टोक्स फार्मूला याद करो भाई, कितना होगा 6 पाई नीटा वी आर। नीटा हमको पता होता है, नीटा किसका लेंगे हम लोग, कि उसको फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, एयर, एयर का हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लेंगे, ये वैल्यू हमको पता होती है। अब देखो यूज कर लो यार, ये सब बातें पता है, हम लोग यूज कर लेते हैं। चलो भाई गाँव वालों फटाफट यूज कर लेते हैं। तो ऊपर लगा ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स कितना है 6 पाई नीटा वी आर ड्रैग फोर्स, प्लस ऊपर क्या लग रहा है भाई, बॉयंट फोर्स, वो कितना है 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू g इज इक्वल टू mg। एम मास कितना है यार 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी किसका, ऑयल का, इंटू g। अब जरा चलो भाई गौर से देखा जाए और मजे लिया जाए बच्चों। 6 पता है नहीं पता है, पता है हमको, पाई पता है, नीटा पता है, नीटा किसका बच्चों, एयर का। वेलोसिटी हमने अभी निकाल लिया, रेडियस नहीं पता है, 4/3 पता है, पाई पता है, रेडियस नहीं पता है, डेंसिटी पता है, जी पता है, 4/3 पाई पता है, रेडियस नहीं पता है, डेंसिटी पता है, जी सिर्फ क्या नहीं पता है, रेडियस। तो इससे हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। मज़ा आया आपको। और आपको मैंने बताया था ना, ये सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम सेम होगा, साइज सेम होगा, रेडियस सेम होगा, क्योंकि सबके सब सेम एटमाइजर से निकले हुए हैं। एक बार सीखो, लाइफ टाइम के लिए सीखो, कनेक्ट हो जाओ, जुड़ जाओ, ऐसे सीखो जैसे तुम लेबोरेटरी में काम कर रहे हो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ दिखाने का, ठीक है। और सीखने के बाद अपने आसपास किसी को सिखाओ। अगर आप किसी और को सिखा देते हो, यकीन मानो तुम अपने से 10 बार पढ़ोगे तो भूल जाओगे, किसी और को सिखा दो। किसको, दीवार को सिखा दो, बगल वाले आंटी के बच्चे को पढ़ा दो, उसको तो आएगा ही आएगा, तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। इसीलिए पता टीचरों को याद रहता है, क्यों, वो बताते रहते हैं ना बार बार। चलो ये निकल गया बच्चों रेडियस। अब आ जाओ चार्ज निकालना। अब क्या किया बच्चों, हम लोगों ने इसके ऊपर एक्सरे डाला, आजा भाई, इसके ऊपर हम लोगों ने एक्सरे मारा भाई, किसके ऊपर, ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक्सरे मार दिया, वो आवेशित हो गया, चार्ज आ गया। अब हम सबको फिर से देख रहे हैं, किसी के ऊपर चार्ज Q1 आएगा, Q2 आएगा, Q3 आएगा, जो भी चार्ज आएगा। आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बाई डिस्टेंस d, ओके। अब देखो इस पर चार्ज आया तो एक नया फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। पहले क्यों नहीं लगा था, चार्ज ही नहीं था, चार्ज आएगा तब तो फोर्स लगेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच्चों, ये V/d, तो Q V/d, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक नया फोर्स काम करने वाला है। अब देखो अगेन फिर वही काम, हमने वो माइक्रोस्कोप से ध्यान से देख रहे हैं, किसी को ऐसे ध्यान से गौर से देख रहे हैं, वो कितना दूरी गया, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बाय टाइम वेरी कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी नहीं हुई, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, जब ये हो गया क्या, कांस्टेंट, क्या, डिस्टेंस बाय टाइम, तो वही टर्मिनल वेलोसिटी है और वही ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो वो वेलोसिटी मेजर कर लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग जरा ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर काम करते हैं। देखो ये हमारा ऑयल ड्रॉपलेट है,
ये हमारा ऑयल ड्रॉपलेट है। क्लियर बच्चों? इसके ऊपर अब इसका टर्मिनल वेलोसिटी हमको मालूम चल गया है, टर्मिनल वेलोसिटी नोन, ये मेजरमेंट किया एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर कैसा कैसा फोर्स लग रहा है। इसके ऊपर बच्चों एक फोर्स तो ऊपर लग रहा है, कौन सा? ड्रैग फोर्स, जो कि हमने पहले ही सीखा हुआ है, स्टोक्स साहब ने बताया यार। दूसरा बॉयंट फोर्स, क्योंकि ये हवा में डूब रहा है यार। और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना है? Q इंटू ई के बराबर। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज होगा तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो चूंकि अब मान निगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स ऊपर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है ना? अब नीचे क्या लग रहा है बच्चों? एक फोर्स, कौन सा? M इंटू जी। क्लियर? mg नीचे लग रहा है, ड्रैग फोर्स, बॉयंट फोर्स, है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों, अगर मैं अगर मैं बॉयंट फोर्स है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पलट दूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा? वही Q इंटू ई। ठीक है, अब ये टर्मिनल वेलोसिटी मिल गया, मतलब ये क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम चार्ज निकालने वाले हैं। रेडी हो आप लोग? चलो आ जाओ, कैसे चार्ज निकालें। तो दो फोर्स ऊपर लग रहा है, दो नीचे लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर भी लग सकता है, वो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने ही भाई पोटेंशियल तो हमने लगाया है ना यार, तो वी कैन मेजर इट। ओके, हम लोग वैसे निगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं, निगेटिव डेवलप करेंगे तो फोर्स हमारा ऊपर लग जाएगा। तो चलो हम उसके लिए ही काम कर लेते हैं, वैसे मैं दोनों उल्टा पुल्टा इसलिए कर रहा था कि तुम लोगों को आइडिया लगे कि कुछ भी किया जा सकता है। ओके, नाउ अब कैसे करेंगे बच्चों? फोर्स को बराबर कर दो भैया। हम कहेंगे एफ डी प्लस एफ बी प्लस एफ ई, ये तीनों इज इक्वल टू एम जी होना चाहिए। ये देखो बराबर करो और मामला शांत करो भाई। ठीक है, चलो कम ऑन। एफ डी कितना होगा? ड्रैग फोर्स 6 पाई नीटा वी आर। सब कुछ पता है ना आपको? इसमें सब कुछ पता है। चलो ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली अभी भी निकाला। ये वो वाली वैल्यू नहीं होगी जो पहले थी, ध्यान रखो। ये हर ऑयल ड्रॉपलेट्स के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और वो वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, राइट। इसलिए हर ऑयल ड्रॉपलेट का अलग अलग होगा। बॉयंट फोर्स बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी किसका बच्चों? एयर का इंटू जी प्लस, आ जाओ भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स Q जो कि निकालना है E मतलब पोटेंशियल बाई D इज इक्वल टू mg 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ऑयल, यस बच्चों मजा आ रहा है जी। अब देखो इसमें हमको क्या चीज़ पता है और क्या चीज़ नहीं पता है। ये सब कुछ पता है यहाँ पर, सब कुछ, एवरीथिंग इज नोन टू अस। सिर्फ एक चीज़ नहीं पता है, क्या बच्चों? Q। तो यहाँ से Q कैलकुलेट हो गया। मज़ा आया आपको? सोच रहे होगे ना, अरे यार मैं लेट पैदा हो गया, 1909 के पहले पैदा हुए होते तो ये आपके नाम पर होता। नहीं, कितना आसान है यार, कितना शानदार तरीका बनाया। और इस तरह से उन्होंने अलग अलग ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज निकाला, उन सभी का लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए मैं फिर लिख देता हूं उसको। अगर ऐसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते, जैसे मैं बस सिखा रहा हूं ना, A to Z गुरु, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का चीज़ है ये ठीक है। मतलब ये तो, और मुझे हमेशा लगता है कि साइंस बहुत आसान है। जो लोग कठिन पढ़ाते हैं बहुत महान है यार, पहले सब कठिन करते हैं फिर पढ़ाते हैं, ऐसा है नहीं। IIT एडवांस वाला सवाल बहुत लड्डू टाइप के आते हैं, सब बन जाते हैं। बच्चों क्या किया इन्होंने? अब ये Q1 Q2 Q3 Q1 अलग अलग ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज निकाला, इसका लिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसकी वैल्यू आई E के बराबर। ये E जो हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है, चार्ज आ गया। और इन्होंने जो निकाला था बच्चों वो वैल्यू 1.5924 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू निकाला था। और जो एक्सेप्टेबल वैल्यू नाउ द टाइम है ये 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। ये वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट किया था। ये छोटा सा बच्चा तक आश्चर्य कर रहा है यार कि वो कैसे कर लिया भाई। ओनली 0.6% का डिफरेंस है। इवन ही इज सरप्राइजिंग, व्हाई नॉट यू। और सरप्राइज करना सीखो।
सरप्राइज करोगे दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है, यही साइंस है। ये कैसे हो गया, आओ देखते हैं करके, दैट्स अ साइंस, यू जस्ट रियलाइज इट। तो बच्चों ये मिल्कन साहब ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट कर लिया, कैसे किया आपको मालूम चल गया। अब देखो एक और शानदार बात, इनके चार्ज का हम लोग यूज करने वाले हैं, रेडी हो जाओ भाई। तो मिल्कन साहब ने बच्चों बताया कि ई की वैल्यू कितनी होगी, और आपको पता है ना कि थॉमसन साहब ने बताया था कि ई बाई एम की वैल्यू कितनी होगी। अब ई बाई एम की वैल्यू हमको पता है और E की वैल्यू पता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, हमको E पता है कहाँ से, मिल्कन से, E बाई एम पता है कहाँ से, थॉमसन से, भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9.1094 इंटू 10 की पावर -31 kg। कुछ सालों पहले अभी डाल्टन साहब कह रहे थे कि एटम के अंदर कुछ नहीं होता है, और देखो डिस्चार्ज क्यू आया, क्यू बाई एम आया, फिर उसके बाद लोगों को लगा इसके अंदर कुछ होता है, अब चार्ज आया और फिर मास आ गया। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास सब कुछ पता चल गया। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। मैंने जब सीखा था मुझे बहुत मज़ा आया था, और इतना ज़्यादा दिमाग में इम्पैक्ट पाया था, मैं उसको भूल नहीं पाया था। मत भूलना फ्लेचर साहब का नाम मत भूलना, फ्लेचर साहब ने सेटअप बनाया था। मत भूलना कि इसी के लिए 1923 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये ज़रूर नहीं भूलना, ये काम बहुत ही आसान तरीके से किया गया है। बस ये सोच करके कि दुनिया में जितने भी चार्ज हैं सबके ऊपर इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, तो सबका निकाल के उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया गया। ठीक है, चलो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये सवाल PMT में पूछा गया था, दिया हुआ इन मिल्कन ऑल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अ चार्ज ड्रॉप ऑफ मास, उसका मास दे दिया बच्चों ड्रॉप का, इज स्टेशनरी, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, वो हैंग कर गया, वो आगे पीछे हो ही नहीं रहा है। स्टेशनरी बिटवीन इट्स प्लेट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हमको दिया है 0.9 सेंटीमीटर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.0 किलो वोल्ट्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ड्रॉप इज, उस ड्रॉप्स के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सवाल समझ गए ना, तो ट्राई करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। समय है आपके पास कुल 120 सेकेंड का, 120 सेकेंड्स। ओके, तो देखो इन्होंने कहा कि स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 0। जब वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स तो 0 होगा ना यार। अब उसको में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या ज़रूरत है, अब उसके वो अगर वो स्टेशनरी है, वेलोसिटी 0 है, तो वहाँ सिर्फ 2 फोर्स लग रहा है, एक ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है Q इंटू E। अब सोच रहे होगे सर बॉयंट फोर्स कहाँ गया, जब जानते हो स्टेशनरी है और तो उसकी वैल्यू को बहुत कम मान लिया गया है। नेगलेक्ट, क्वेश्चन की भाषा देखो ना, यहाँ कहीं बॉयंट फोर्स को डिस्टर्ब नहीं किया गया है या डेंसिटी नहीं दिया गया, इसका मतलब मान के चल रहा है नेग्लेजिबल है। हम लोग जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं ना बच्चों, स्पेशली केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, राइट। तो ये QE ऊपर हो गया और ये mg नीचे लग गया, हम इन दोनों की वैल्यू को इक्वल करेंगे, मामला बन जाएगा। चार्ज Q निकालना है। अब ये ऐसा भी कर सकते हो, हमसे पूछा गया उस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम कहेंगे चार्ज Q को हम n इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, n इलेक्ट्रॉन चार्ज मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, V/d, ये दिया है ना 2.0 मतलब 2000 वोल्ट बाई डी। डिस्टेंस कितना बच्चों, 0.9 सेंटीमीटर, तो 0.9 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर कर लेते हैं, 10 की पावर -2 मीटर, ये ऐसा यूनिट हो गया बच्चों। एंड दिस इज इक्वल टू mg, यू नो हमको दिया है, मास दिया हुआ 1.8 इंटू 10 की पावर -14, 10 की पावर -14, और g की वैल्यू हम जानते हैं बच्चों 9.81। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n निकल जाएगा एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया। ये सवाल PMT में पूछा गया था यार, IIT का नहीं है, PMT का लड्डू वाला सवाल है। और लड्डू क्यों नहीं है यार, 2 को बैलेंस करना है, QE इज इक्वल टू mg। मैं आपको एक बात और बताऊँ, जब भी मेडिकल एग्जाम में आएगा तो कुछ 0.00001% बच्चे ही कर पाएंगे, सिंगल डिजिट में या हार्डली डबल डिजिट में कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसे सवाल बना लेते हो तो आपका बाकियों के ऊपर बोनस हो जाता है, आपकी रैंक जंप मार जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्यू करना क्या है, Q इक्वल टू mg, आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये एक सवाल IIT में पूछा गया था कि इन एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग चार्जेस, जो कि एक आर्बिट्रेरी यूनिट में लिया गया है, वर फाउंड ऑन अ सीरीज ऑफ, ये चार्जेस पाए गए Q1, Q2, Q3,
Q4, Q5, Q6 चार्जेस पाए गए। आपको बताना है, मतलब मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट किया और ये चार्जेस पाए गए, तो आपको ये बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगेन आपको मिलते हैं 120 सेकेंड, 120 सेकेंड्स में उत्तर करना है। अब आपको कक्षा 9 की गणित यूज करनी है, 9th क्लास का मैथ्स यूज करना है। आपको जो वैल्यूज दिया इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। और आईआईटी वाले इतना तो पूछेंगे यार, देखो मेडिकल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं पूछा गया, मेडिकल में दोनों फोर्स को बैलेंस करना पूछा गया, और आईआईटी में क्या पूछा गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो हो कि इन चार्जेस का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो आप सभी लोगों ने, मुझे उम्मीद है, सही अप्रोच किया होगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।